चेहरे के पीछे चेहरा और उस चेहरे पर भी नकाब है। ऐसे लोग ही अक्सर कहते हैं कि भाई जमाना खराब है। नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता। वक्त हो चला है हमारे इस खास कार्यक्रम का। अब बांग्लादेश में सेना वर्सेस यूनुस। बांग्लादेश से इस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सत्ता बनाम सिस्टम के टकराव की कहानी बयां कर रही हैं। आर्मी चीफ वकारुज्जमान रूस दौरे पर हैं और उनके पीछे बांग्लादेश में एक बड़ा सियासी खेल चल चुका है। सेना के 5 बड़े अफसर, जिनमें 2 ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर शामिल हैं, जो ढाका छावनी में नजरबंद है, यानी हाउस अरेस्ट उनको किया गया है। आरोप है कि इन अफसरों ने छात्र आंदोलन के दौरान गोली चलाने का फरमान दिया था, आदेश दिया था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इनमें एक ऐसा भी है, जनरल इमरान हामिद, जो कि कभी शेख हसीना के बेहद करीबी और उनके एडीसी रह चुके हैं, बेहद करीबी रह चुके हैं। अब वही अफसर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के निशाने पर हैं। उधर शेख हसीना, उनकी बेटी और 17 दूसरे लोगों के खिलाफ भी नया गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं शेख हसीना के लिए। तो क्या बांग्लादेश में, प्रश्न है मेरा ये, कि बांग्लादेश में क्या शुरू हो गया है तख्ता पलट का खेल? सेना से पंगा यूनुस ने ले लिया है। क्या सेना में ही मच गई है बगावत? अब इसका जवाब क्या सेना कैसे देगी? अब ढाका के सियासी मैदान में अब चलने लगी है चालें और सेना की वर्दी पर उठ रहे हैं तमाम सवाल। और क्या इस पूरे साजिश के सूत्रधार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं तो हैं। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, हमारी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं सवालों के जवाब भी तलाशेंगे। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे वो तमाम मेहमान होंगे जो हर प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। अनुज माथुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तमाम पैनलिस्ट धीरे धीरे यहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन माथुर साहब, जिस तरीके से शेख हसीना का बयान आया, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी मृत्यु नहीं हुई, अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है, कुछ कारण है, मैं वापस लौट के आऊंगी। और एक तरीके से यूनुस को कहा है कि धोखेबाजी इसने की है, इसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है, ये खुद को अपने फायदे के लिए काम करता था, खुद को अमीर करता गया, लोगों को ठगा। और जो ऋण देने की बात है, नोबेल पुरस्कार इसको जो मिला हुआ है, ये केवल एक छलावा था। ऊंचे ब्याज दरों पर ये लोन देता था और लोगों को फंसाया, अमीर केवल यही बना है। शेख हसीना के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और आज के दौर पर अब सेना को नहीं बख्शने का जो एक षड्यंत्र, जो चाल चली है एक यूनुस सरकार ने, इसका जवाब किस तरीके से आप देंगे? क्या हो गया है बांग्लादेश को? शिवम, देखिए, बांग्लादेश को क्या हो गया है, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक लाइन में देना चाहूंगा जी, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से, मैं एक बात आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का 1971 का बदला सिर्फ भारत सेना से नहीं है। ये बांग्लादेश के लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मन में कुंठा है, जो उनके अंदर परेशानी है, उसमें बांग्लादेश के लोग और भारत की सेना, इन दोनों ने मिल के पाकिस्तान को उखाड़ा था। और पाकिस्तान जो है वो बदला निकालना चाहता है भारत की सेना, भारत के साथ और बांग्लादेश के लोगों के साथ। पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आईएसआई का मिशन है बांग्लादेश को बर्बाद करना। शिवम, ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के ये स्टेटमेंट में दे रहा हूं। आप इसको देखिए किस प्रकार से आईएसआई का आज पूरी तरह से बांग्लादेश के जो सिस्टम है उसके ऊपर कब्जा है। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो आईएसआई और अमेरिकन डीप स्टेट के एक बिल्कुल पपेट है, और उनके कहने पर सारे काम हो रहे हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं कि जब अभी मैं बांग्लादेश की आर्मी के ऑफिसर्स के बारे में जो आपका प्रश्न था, थोड़ी देर बाद बताऊं, एक उदाहरण देता हूं कि पहला जो पाकिस्तान का अधिकारी विजिट करता है बांग्लादेश में, वो है आईएसआई का चीफ आसिम मलिक, मेजर जनरल और व्हाटएवर। ठीक है। वो जब जाता है, उसको चिकन स्नैक के पास ले जाया जाता है, और उसके साथ कौन जा रहा है? उसके साथ जा रहा है लेफ्टिनेंट जनरल फजलुर रहमान, जो कि क्वार्टर मास्टर जनरल है बांग्लादेश आर्मी का। क्वार्टर मास्टर जनरल का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स का हेड,
उसका आईएसआई के चीफ के साथ वहां जाने का कोई मकसद नहीं था। वो फजलुर रहमान जो हैं, वो इस्लामिक जो टेररिज्म, जो कट्टर इस्लामी हैं, उनमें से एक हैं। और बांग्लादेश की जो आज की तारीख में जो सिचुएशन है, वो चाहते हैं कि फजलुर रहमान को बांग्लादेश आर्मी का मुखिया बनाया जाए, और इसीलिए वो गए थे इस बात को। और आगे एक बीच में मिलिट्री कू अटेम्प्ट किया गया, वो कू भी फजलुर रहमान साहब की द्वारा ही अटेम्प्ट किया गया था। इसको इंडिया ने इसको आइडेंटिफाई किया, अमेरिका को इन्फॉर्म किया, और उनके इंटरवेंशन से और यूरोपियन यूनियन के जो नेटो कंट्रीज के इंटरवेंशन से उसको रोका गया। उसके बाद जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश आर्मी के जो चीफ हैं, वो अपने काउंटर पार्ट, अमेरिकन काउंटर पार्ट से बात करना चाह रहे थे। वो बात उनको इतनी टैपिंग हो रही है, आप मानेंगे नहीं, उनके अपने खुद के देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के फोन टैप हो रहे हैं, ये खबर है। और जब वो उसके बाद वो किसी अफ्रीकन कंट्री में, जहां पर इनका बांग्लादेश का एक मिशन है, वहां से जब वापस लौट रहे थे, तो पूरी प्लानिंग थी कि ढाका के एयरपोर्ट पे उतरते ही इनको अरेस्ट करा जाएगा, और इनको ये सब अवेलेबल है। मतलब आप जो बातें कह रहे हैं काफी बड़ी है। मैं तो वही बार जो चिकन नेक के, क्या बिल्कुल जो चिकन नेक, मैं तो बार बार कहता हूं कि इसको हम टाइगर नेक बोलने ज्यादा बढ़िया है कि भाई भारत का गला वो सोचे, वो उसको सोचे दबोच लेगा। तो मैं इसको रेजर्स एज बोलता हूं। हाँ, रेजर्स एज बोलता हूं, ये चिकन नेक नहीं है, रेजर्स एज। ठीक है, रेजर्स एज, ये बढ़िया रेजर्स एज, हम इसको भी लिख लेते हैं। लेकिन एक मुख्य बात आपने यहां पर कही कि भाई जो रेजर्स एज यानी कि जिसको ये चिकन नेक कहते हैं, उसके बेहद करीब वहां पर क्वार्टर मास्टर जनरल आता है, आईएसआई के जो तमाम मुखिया भी कह लीजिए, जो एजेंट्स है, अब वो वहां पर पहुंचते हैं, और ये चीन को भी बिल्कुल उसके करीब लाने का प्रयास है, वहां पर भी एक बेस बनाने का प्लान इनका था। तो ये मतलब चीन, पाकिस्तान सब मिले हुए हैं बांग्लादेश के साथ, और मौजूदा जो बांग्लादेश आर्मी चीफ हैं, क्योंकि समझदार चीफ हैं, अगर बात की जाए जनरल वकारुज्जमान जो इस वक्त रूस के दौरे पर गए हुए हैं, वो एक समझदार व्यक्ति हैं। वो समझते हैं कि भारत से हमारे रिश्ते अच्छे रखना एक जरूरी काम है, हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये मूर्खता में आपको नहीं लगता बर्बाद हो जाएंगे अगर ये करेंगे? बिल्कुल शिवम, मैं आपको थोड़ा सा आपके स्टेटमेंट में एक अमेंडमेंट करना चाहता हूं। वो रूस के दौरे पे गए नहीं है। हाँ। उनको रूस के दौरे पर भेजा गया। वो इस समय वहां से दूर रहें और पीछे से ये कोई खिचड़ी पका सकें। देखिए, ये बांग्लादेश के लोग इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान का बदला बांग्लादेश के लोगों से भी है, और पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश को, मैं कह चुका हूं, तबाह करने के लिए आई हुई। अब मैं आपको बताता हूं, लाल मुनीर हाट की आपने बात करी, वहां पर एक एयरबेस बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए शिवम, कुछ भी बना लें, भारत को कोई फर्क पड़ता है? आपको पता है, जब मुझे और आपको मालूम है कि रेजर्स एज की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग एडिक्वेटली गियर्ड अप हैं, हमारे पास एडिक्वेट वेयर विदॉल है शिवम, और हम किसी दुनिया की ताकत को उस रेजर्स एज पे आने नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक बात लाल मुनीर, लाल मुनीर हाट की बात आपने कही, एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर। हाँ, ठीक है, लाल मुनीर हाट की बात आपने कही। मैं तो कहता हूं कि केवल डिफेंसिव रहने से होगा या फिर ऑफेंसिव में अब हमें आ जाना चाहिए, जब हमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि लाल मुनीर हाट में एक बेस बनाया जा रहा है, और ये बांग्लादेश था तो भारत का ही, पाकिस्तान भी भारत का था, मॉरली एथिकली भी हम राइट होंगे अगर हमारी थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए। मैं ज्यादा ना कुछ बोल रहा हूं तो माथुर साहब। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि बांग्लादेश जो है, वो आज बांग्लादेश क्यों है? बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से है, और ये एक ऐसा इतिहास है शिवम जो कि हमने जिया है। ये कोई मैं पुराना 1526 से 1832 की बात नहीं कर रहा हूं। आज की तारीख में बांग्लादेश के 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1971 की त्रासदी को झेला है। बिल्कुल है कि किस प्रकार से बांग्लादेश को आजाद देश बनाया, किसने बनाया, कैसे बना, वो भी मजहब के आधार पर नहीं, वो भाषा के आधार पर वो जो आजाद हुआ था, इसलिए इसको स्वीकार कर लिया गया। भारत भी इतना समझता है हर बात को। सलाउद्दीन शोएब जी हमारे साथ भी हैं। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखने की हिम्मत रखते हैं सलाउद्दीन जी, एक दर्द जो है शेख हसीना की पोस्ट पे देखने को मिला कि अल्लाह ने किसी मकसद से मुझे जिंदा रखा है, मैं वापस लौटूंगी, मैं वापस लौट के आऊंगी, अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।
जो प्रश्न कल भी रखा गया था, चलिए लाल मुनीर हाट की बात जो है वो प्रश्न मैं आपसे फिर पूछ लूंगा, लेकिन मुख्य तौर पर धोखेबाज यूनुस अगर मैं कहूं तो क्या मैं गलत होऊंगा? सेना के अफसरों को नजरबंद करना, वो भी तब जब आपकी चीफ यानी आर्मी के चीफ को रूस के दौरे पर गए हुए हैं। मुझे तो ये डर लगता है कि वापस वो चीफ आएंगे, उनके साथ क्या होगा। और मैं शाबाशी देता हूं, कल आपने इस बात का जिक्र किया था, ये सेना के साथ कुछ करने वाले हैं और ये कर भी दिए। सलाउद्दीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम दत्त जी। जी देखिए, जैसे मैंने कल कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये 5 सेना ऑफिसर्स को जो हाउस अरेस्ट किया, और इससे पहले कम से कम 15 लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल, जहाँ जनरल मथुर जी है, अमित मथुर जी, वो जानते हैं, ये कोई भी रिटायर्ड नहीं है, एलपीआर में है। सो वो सारे जनरल्स के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की मुकदमा दायर कर दी यूनुस ने। कहा है कि यूनुस ने शेख हसीना के साथ उस वक्त जब जंगी जिहादी लोग तख्तापलट की कोशिश में थे, उस वक्त शेख हसीना के साथ दिया। शेख हसीना के साथ नहीं दिया, आर्मी ने मुल्क की, देश के साथ दिया। सो अभी अख्तर जवान साहब एक चीज समझ नहीं रहे, और रशिया में है 5 आर्मी ऑफिसर्स बंदिश हो गए। आज ही प्रोसिक्यूटर जनरल जो है आईसीटी के यूनुस के, उसके जो प्रोसिक्यूटर चीफ प्रोसिक्यूटर है ताजुल इस्लाम, उसने कहा है कि अगर एक एक करके पूरे के पूरे क्रिमिनल्स को पकड़ना है तो सब कोई जनरल से नहीं रहेगा आर्मी में। वो कह रहा है जैसे पुलिस को खाली कर दिया गया, आर्मी भी ऐसा खाली होगा। वही मकसद है, आर्मी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं यूनुस। आपने ठीक कहा, यूनुस एक फ्रॉड है, धोखेबाज है, और इसके साथ वो अभी आज के दिन के उसामा बिन लादेन है। और अभी आएंगे जो शेख हसीना एक नोबेल पुरस्कार विजेता धोखेबाज, मगर मैं इस तरीके से कहूं तो मैं गलत हूं। ये नोबेल पुरस्कार ये दर्द शेख हसीना का है। उन्होंने कहा उस वक्त हम यूनुस की चालाकी को समझ नहीं पाए, हम उसकी मदद करते रहे, यानी कि अपनी कब्र खोदते रहे। किस तरीके से? ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। इसके जो आका है पाकिस्तान जिस भीख मांगते हैं, वैसे ही यूनुस को भीख दिया था ये नोबेल पुरस्कार क्लिंटन ने। और अच्छा, वो भी आधा नोबेल, डीप स्टेट कह लीजिए ना इसको, डीप स्टेट, वो भी आधा नोबेल, पूरे नोबेल नहीं है। ये आधा नोबेल मिला था ग्रामीण बैंक को, आधा उसको। मैं आता हूँ मेन बात में, जो आपने कहा शेख हसीना जी के इश्तेहार के बारे में और या घोषणा के बारे में। देखिए, कल बांग्लादेश पुलिस ने एक नोटिस जारी की। उस नोटिस में पुलिस ने कहा, मथुर जी आपका भी अटेंशन में ड्रॉ करना चाहता हूँ, उस नोटिस में पुलिस ने होल बांग्लादेश को कहा है, पुलिस को, कि शेख हसीना आएगा, इसके लिए 200-250 करके लोग, अवामी लीग के लोग ढाका में आएंगे। तुम एक एक करके सबको पकड़ो, नंबर 1। नंबर 2, उसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा है। सलाउद्दीन जी, ये डर है शेख हसीना का, ये डर है। ये पश्चिम बंगाल की धरती और साथ साथ बांग्लादेश, अगर मैं कहूं ये पूरा भूभाग जो था वो बंगालियों की धरती में कहूं तो नारी शक्ति को पूजा जाता है। और नारी का खौफ देखने को, जो कल की आपने बात कही कि भाई नारी का खौफ है, ये शेख हसीना का खौफ था जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आप बात आगे बढ़ाइए। तो कहा है कि पुलिस को कि आप ये अवामी लीग को पकड़ने के लिए बीएनपी की मदद लो, जमात इस्लामी की मदद लो, और नेशनल सिटीजन पार्टी जो इसने छात्र जो जंगी ने बनाया, जो पार्टी एनसीपी, इसके मतलब 3 पार्टी का। अभी क्या हो गया, शुरू हो गया कि आज से एक एक करके अवामी लीग के लोग को पकड़ रहे हैं बीएनपी, जमात इस्लामी और एनसीपी, और पकड़ के कह रहे पैसे दो, 50,000 टाका दो, 2 लाख टाका दो, नहीं तो औरतों को घर से निकाल के पकड़ के ले जा रहे हैं। सो पुलिस ने क्या किया, एक पुलिस स्टेट जैसा करता है, नॉर्थ कोरिया में जैसा होता है कि किसी को भी, शेख हसीना तो उनके लिए एक डर है, उससे भी बड़ा डर है। जनरल माथुर जी ने जो कहा था रेजन नेक, एक्चुअली ये रेजन नेक यूनुस के डर है, तो उसी रेजन नेक कहिए या चिकन नेक कहिए, वहां दे के भारतीय सेना बांग्लादेश के अंदर आएंगे और आके यूनुस के खत्म करेंगे। और बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को मैं फिर से कहता हूँ, स्टैंड अप अगेंस्ट यूनुस, stand up against Yunus, open your weapons now। आपको जो आर्म्स हम लोगों को दिया, वेपन दिया, बिल्कुल ये वो मुक्ति वाहिनी का दौर याद दिला दिया सलाउद्दीन जी। एक क्रांति का वक्त आ चुका है बांग्लादेश में, अभी जाग गए नहीं तो फिर सोने का वक्त आ जाएगा, हमेशा की एक लंबी मौत की नींद सुला दिया जाएगा इस यूनुस सरकार के द्वारा। मैं तो कह रहा हूं
मैं कहता हूं कि भारत को वहां जाने की आवश्यकता क्या है? अगर वहां की फौज इस बात को समझ जाए, पहले भी हमने ही मदद करी थी ना आपकी पाकिस्तान के विरुद्ध, पहले भी हमने, और कौन मदद करने आएगा? हमारे सेना को जो आर्म्स वेपन्स है हमने क्यों दिया? देश की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, वेपन्स तो ढूंढना पड़ेगा। क्यों सलाउद्दीन जी, क्या शर्म आती है इनको? क्या इनको शर्म आती है उस पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने में जिस पर आरोप है कि इनकी माताओं बहनों के साथ जो बलात्कार कर रहा था, हर किसी को मारने का प्लान था, पूरी जो बंगाली कौम थी उसको साफ करने का? माथुर साहब मेरे से इत्तेफाक रखते होंगे, सब सफाया करना चाहते थे, बांग्लादेश को कोई बंगाली नहीं छोड़ना चाहते थे, नेस्तो नाबूद कर देना चाहते थे, बर्बाद कर देना चाहते थे, और अब उनसे हाथ मिला रहे हैं। चाहे बीएनपी आवामी लीग हो, चाहे कुछ भी हो, कम से कम शेख हसीना ने वो दौर तो नहीं देखने दिया। भारत से रिश्ते अच्छे लगे तो उसको पता है कि भारत ने मदद की। मुजीबुर रहमान को ये गालियां देते हैं, फादर ऑफ द नेशन को भूल चुके हैं ये। शिवम जी, बिल्कुल, जो पाकिस्तान की साथ दे रहे अभी, हाँ। ये पाकिस्तान की नाजायज औलादे हैं। हाँ। और क्यों भारत का आना पड़ेगा? मैं कहता हूँ ऑनरेबल जनरल मसूद जी से इजाजत लेके कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने हजारों हथियार भेज दी पिछले 8 महीने में। 8 लाख बिहारी जो है बांग्लादेश में स्टैंडर्ड पाकिस्तान इसको ट्रेन की। पाकिस्तान से बहुत जंगी आ गई बांग्लादेश में। इसके लिए भारतीय सेना को आना पड़ेगा। ये एक बांग्लादेशी नागरिक की डिमांड है, सलाउद्दीन शोएब की जो डिमांड है। माथुर साहब, अब क्या वक्त आ गया है? भारत की सरकार क्या किस बात का इंतजार करेगी? वो दौर भी देखा जब अगस्त के वक्त की बात, जब केवल शेख हसीना को वहां से गलत तरीके से हटाया नहीं गया, उसको देश ऐसे ही नहीं छोड़ना पड़ा, वहां के हिंदुओं के लिए भी एक परेशानी का सबब बढ़ गया। मंदिरों में तोड़फोड़, आग लगाना, कट्टरपंथी चरमपंथी सड़कों पर हथियारों के साथ आगजनी करते हुए मीडिया में तो उतना दिखाया ही नहीं गया जितना वहां पर हुआ है। कोई स्टेटमेंट यहां दे दिया जाता था, इस्कॉन ने बोलना बंद कर दिया था, उनको पता था हम यहां कोई स्टेटमेंट देंगे वहां पर हत्याएं होंगी। अब वक्त आ गया है क्या माथुर साहब? बिल्कुल बिल्कुल वक्त आ गया है। देखिए, मैं एक और कदम आगे जाके बताने के प्रयास करूंगा कि अगर अब वो बांग्लादेशी जो कि बांग्लादेश का भला चाहते हैं, वो बांग्लादेशी अगर आप अब नहीं जागे और अब उन्होंने इसका कोई एक्शन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आने वाला जो इतिहास है उनको भी एक गद्दार की श्रेणी में या एक डरपोक की श्रेणी में रखेगा। क्योंकि मैं फिर इस बात को मैं आपके चैनल पर रिपीट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और आईएसआई का मकसद केवल भारत को 71 से बदला लेना नहीं है, वो बांग्लादेश को भी तबाह करना चाहते हैं। ये बात बॉटम लाइन है, इसको आप ध्यान रखें। अब मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा। देखिए, परिस्थिति इस प्रकार की वहां पर है कि अब जब हम शेख हसीना की बात करते हैं, बांग्लादेश का मेरे हिसाब से जो गोल्डन पीरियड ऑफ बांग्लादेश रहा है, वो बांग्लादेश का गोल्डन पीरियड रहा है जब शेख हसीना दूसरी प्रधानमंत्री थी 2012, 13, 14 में, और उधर से लेकर के और 2022 तक बांग्लादेश ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया। बांग्लादेश ने पूरे दुनिया में अपना नाम कमाया। बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशंस पीस मिशंस में बहुत बड़ी भागीदारी करी। बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे, उनमें से कई पैरामीटर्स में वो भारत से भी आगे था। बांग्लादेश साउथ एशिया और पूरे इस रीजन की एक इकोनॉमिक माइट बन रहा था। देखिए, अब आप कोई भी परफेक्ट नहीं होता। शेख हसीना की भी कुछ एक खामियां रही होंगी, लेकिन अगर आपने देश का उत्थान किया, देश में आर्थिक प्रगति हुई, देश में इन्वेस्टमेंट्स आए और देश एक बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचने लगा, इसका मतलब यह है कि आपने देश के हित में काम किया। और ये आप बांग्लादेश का पूरा इतिहास 1971 से लेके आज तक का उठा के देख लीजिए, सबसे बेहतरीन काम उस समय हुआ जब उन्होंने शेख हसीना ने, और उस समय भारत के साथ उनकी नजदीकी थी। आज भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, ट्रांजिट फैसिलिटी विथड्रॉ कर ली है। बांग्लादेश वैसे ही एक इकोनॉमिकली काफी जबरदस्त क्राइसिस में चल रहा है, और ये फैसिलिटी और विथड्रॉ के बाद ये यूनुस माथुर साहब, ये यूनुस कोई, हाँ, ये यूनुस कोई सीधा आदमी नहीं है। इस पर 250 मिलियन यानी $2 मिलियन की ठगी का भी आरोप है, एक वेलफेयर फंड, एक ग्रामीण टेलीकॉम को लेकर। ये तथ्य जो है, जो शेख हसीना कह रही हैं, वो बिल्कुल सत्य आपको नहीं लगता ये प्रतीत होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इनको चोर कहा जा रहा है? हालांकि चलिए,
बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए मैंने शुरुआत में भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि ये अमेरिकन डीप स्टेट और आईएसआई का एक पिट्ठू है। हाँ, पिट्ठू मतलब नोबेल सही प्राइज शब्द विजेता है, लेकिन चोर की श्रेणी में, चोर की श्रेणी में। नो, हाँ बिल्कुल 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 भैया। अब इन लोगों को ये भी नहीं समझ। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए, अगर इन्होंने जाकर के चीन में कहा कि भारत का नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया लैंड लॉक्ड है, तो मैं ये बोलता हूं कि पूरा बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश चारों तरफ से, बांग्लादेश के चारों तरफ इंडिया वो है। कहते हैं ना, किसी सिर्फ को एक उंगली 270 किलोमीटर दिखाओ तो का- चार अपनी तरफ हैं, चार अपनी तरफ हैं। ये भी ध्यान हाँ, रखना चाहिए। और पूरा ये और यही बात मैं बोलता हूं कि जो बांग्लादेश है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया लैंड लॉक नहीं है, बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड है। सिर्फ 270 किलोमीटर म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर है, वो भी आज की तारीख में अराकान आर्मी के पास है। और वो अराकान माथुर आर्मी साहब, चीन हिम्मत बांग्लादेश कर की नहीं सकता। दांत में दम करके बैठी है। चीन हिम्मत कर नहीं सकता। नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में कितना प्रयास, अरुणाचल के लोगों से कोई बातचीत कर दे तो बड़े सख्त लहजे में जवाब देते हैं चीनियों को, कहते हैं कि भाई ये हमारा स्टेट है, इससे दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो बांग्लादेश किस खेत की मूली है, वो क्या कर लेगा। वहां की जनता के समर्थन में हमारी सरकार भी रही है, फौज ने भी बहुत सपोर्ट दिया है, लेकिन कट्टरपंथी जहां भी पनप जाते हैं ना, बांग्लादेश देखिए कैसे बर्बाद हो गया। सलाउद्दीन शोएब जी, आप ये बात समझ रहे हैं क्या भाई आने वाला समय अब क्या होने वाला है वहां पर? देखिए जो गलती यूनुस कर रहे हैं, भारत अब जवाब देना चालू कर दिया है। पीएम मोदी ने भी कोई अच्छे से टाइम उनको नहीं दिया था, बांग्लादेश ने बार बार डिमांड करी तो टाइम दिया, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को कैंसिल किया, अब उनको नुकसान वहां पर होगा। अपैरल इंडस्ट्री उनकी खत्म हो रही है, ये बात आप भी जानते हैं। अब बची वहां पर केवल, वहां पर पुलिस को तो उन्होंने बेड़ागर्क कर दिया, अब केवल फौज बची है। क्या होगा वहां के आर्मी चीफ का, अंततः लोगों का क्या होगा? सलाउद्दीन जी। हाँ तो भाई देखिए, जैसे यूनुस ने पहले क्या किया, जनता के ऊपर, जनता को किल किया, मर्डर किया। इसके बाद पुलिस को मर्डर किया, 100 पुलिस को खून कर दी यूनुस और उसके जगह जिहादी ने। तो अभी ये आर्मी को बर्बाद करने की कोशिश में है। और मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि जनरल वाकुरुज्जमान अभी तक चुप है। और ये जो 5 आर्मी ऑफिसर्स को हाउस अरेस्ट किया, इससे पहले 15 जनरल्स को के खिलाफ केस शुरू की, कार्रवाई की, मुकदमा दायर की यूनुस ने। पूरे के पूरे चीज तो आर्मी चीफ के नॉलेज में ही गए। और अगर ये जो 5 ऑफिसर्स हाउस अरेस्ट थे ये कसूर है और 15 जनरल्स कसूर है, तो उनके कमांडर कौन है? आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ भी कसूर है। यूनुस के मूल मकसद है आर्मी को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। और आज 5 ऑफिसर्स को हाउस अरेस्ट किया, इससे पहले 15 जनरल्स को। मैं कहता हूं अगर वाकुरुज्जमान साहब आने वाले 72 आवर्स में या 7 दिन में कुछ एक्शन नहीं लेंगे, उनको भी हाउस अरेस्ट कर देगा, उनको भी फांसी में लटकाएगा। सो आपने जो पुलिस की बात की सही है, बांग्लादेश में पुलिस है नहीं अभी, मगर आर्मी भाई आर्मी होता है। आर्मी होता है। फौज की अलग रिस्पेक्ट है। ये आर्मी देखिए आर्मी हर वक्त मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है। बिल्कुल और आर्मी जब समझ गया कि ये देश को बर्बाद करने की मिशन में है, बिल्कुल, मैं कहता हूँ शिवम भाई 5 सेकंड कॉन्फिडेंस से हमारे आर्मी अभी हथियार उठाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी अपील है, ये बांग्लादेश की बड़ी अपील है कि भाई अभी हथियार उठाएं, क्रांति लाएं। क्या केवल एक ही क्रांति चाहिए? एक महिला प्रधानमंत्री को भगाने की चूड़ियां पहन लेनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की बदमाशी करते हैं। एक महिला प्रधानमंत्री को भगाते हैं वहां से और बेड़ा कर करते हैं अपने देश का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सलाउद्दीन जी आपका, माथुर साहब आपका भी।